दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान का एक समग्र अध्ययन जो कि मैं यूट्यूब पे लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। अभी हम चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फिर हम आपके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। आप हमारे पढ़ाए गए नोट्स को विधिपूर्वक नोट्स बनाएं और क्वेश्चंस पेपर लगाएंगे। आपको किसी भी कोचिंग संस्था को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान का समग्र अध्ययन यानी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सभी के लिए आपको हमारी इस चैनल पे मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको और भी लोगों के कल्याण हेतु फॉरवर्ड करें, शेयर करें। आइए, आज का चैप्टर का नाम है समाजवाद। समाजवाद के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। समाजवाद एक राष्ट्रीयकरण है, समाज को महत्व देता है, राज्य को महत्व देता है। समाजवाद सामाजिक हित पर व्यक्ति को महत्व देता है। समाजवाद व्यक्तिवाद का विलोम है। जहां व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता है, वहीं समाजवाद समाज को महत्व देता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति के हितों को आधार बनाता है, जबकि समाजवाद समाज के हितों का आधार बनाता है। समाजवाद में राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। व्यक्तिवाद में राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। समाजवाद एक प्रकार के श्रमिकों का दर्शन है, यह गरीबों का दर्शन है। समाजवाद मानता है जो उत्पादन का साधन है, इस पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। राज्य का स्वामित्व का मतलब समाज का। समाज का स्वामित्व, समाज निजी संपत्ति का विरोध करता है, यह सार्वजनिक संपत्ति को महत्व देता है। समाजवाद यह मानता है कि पूंजीवाद या मुक्त बाजार का सिद्धांत जनहित में नहीं है। इसीलिए समाजवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ पे आर्थिक समानता हो। इसीलिए समाजवाद आर्थिक समानता को महत्व देता है, जबकि उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्व देता है। समाजवाद कोई सिद्धांत नहीं है, चूँकि यह समाज होता है वह किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं होता। समाजवाद एक आंदोलन है। आंदोलन का अर्थ धीरे धीरे आगे बढ़ना। समाजवाद वास्तव में गरीबों का दर्शन है। उदारवाद और पूंजीवाद में जहां अमीर सामने खड़ा होता है, वहीं समाजवाद में गरीब खड़ा हो जाता है। गरीब के कल्याण की कोई निश्चित विचारधारा नहीं है। ये अर्थात समाजवाद विभिन्न विचारधाराएं रही हैं। दुनिया भर में जहां लोहिया ने गरीबों के समाजवाद को समाजवाद में रखा, वहीं पे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति समाजवाद में, वहीं गांधी का समाजवाद सर्वोदय के रूप में उभर कर आया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय के रूप में समाजवाद आया। वहीं पे नेहरू का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में आया। वहीं कार्ल मार्क्स का समाजवाद क्रांतिकारी के रूप में आया। रॉबर्ट ओखेन ने काल्पनिक समाजवाद प्रस्तुत किया। सिडनी वेब ने फेबियन समाजवाद के रूप में जोड़ा और GD कोल ने श्रेणी समाजवाद के रूप में जोड़ा। जॉर्ज सॉरेल ने श्रमिक समाजवाद को समाजवाद के रूप में जोड़ा। इसीलिए दुनिया के समाजवाद के इतने रूप हैं कि उन्हें कह पाना कठिन है। CEM जोड़ ने कहा, समाजवाद एक ऐसी टोप की तरह है, हर कोई आसानी से पहन लेता है। रैमजी म्योर ने समाजवाद को एक गिरगिट की भांति है जो अपना रंग बदलता रहता है। समाजवाद को किसी निश्चित विचारधारा से बांध पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह गरीबों के कल्याण का दर्शन है। इस तरह से समाजवाद पूंजीवाद के विरुद्ध विचारधारा है। पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद आया। समाजवाद में कई तरीके के हुए, क्रांतिकारी समाजवाद, विकासात्मक समाजवाद,
विकासात्मक समाजवाद जो था यही आगे चलकर जर्मनी के संशोधनवाद के रूप में आया और इसके जनक के रूप में बर्सनटाइन का नाम आता है। यही आगे चलकर जर्मन सामाजिक लोकतंत्र के रूप में आया। तो जर्मनी संशोधनवाद के रूप में जिसके जनक कौन है? बर्सनटाइन। समाजवाद व्यक्तिवाद का विलोम है, श्रमिकों का दर्शन है। ये सारी बातें आपको पता चल गया। क्रांतिकारी समाजवाद या मार्क्सवाद। उदारवाद का प्रतिवाद है। उदारवाद में अमीरों का दर्शन है, पूंजीपतियों का दर्शन है, मध्य वर्ग का दर्शन है, जबकि मार्क्सवाद में गरीबों का दर्शन है, श्रमिकों का दर्शन है, सर्वहारा का दर्शन है। उदारवाद की भावना की मान्यता है कि जो राज्य है वह सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्था है। राज्य किसी बिना भेदभाव के सब के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। राज्य को सुरक्षा, शांति और न्याय तक ही सीमित रहना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति से व्यक्ति की स्वतंत्रता छोड़ देना चाहिए। लेकिन मार्क्सवाद का मान्यता है ऐसा नहीं है। जो उदारवाद या पूंजीवाद है वह सभी वर्गों के साथ समान सामंजस्य स्थापित नहीं करता, बल्कि पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है। यह गरीबों कभी भला नहीं कर सकता। राज्य को पूंजीपतियों ने बनाया है, इसलिए पूंजीपतियों के लिए काम करता है। राज्य को पूंजीपतियों ने इसलिए बनाया ताकि गरीबों का शोषण कर सके। राज्य इसलिए बनाया गया ताकि शोषण को वैधानिक बना सकें। मार्क्सवाद ने राज्य पर ही सबसे बड़ा प्रहार किया। हम जानते हैं यूरोप पर ना ही महिलाओं को मताधिकार था, ना ही अशिक्षितों को मताधिकार था। बेंथम ने अशिक्षितों को मताधिकार नहीं दिया, J.S. मिल ने भी अशिक्षितों को नहीं दिया। इसीलिए जो सरकारें बनती थी वह किसकी बनती थी? पढ़े लिखे लोगों, पूंजीपतियों की बनती थी। ऐसी स्थिति में पूंजीपतियों जो सरकारें थी वो पूंजीपतियों के लिए काम करती थी और अमीर वर्ग जो शांति, सुरक्षा, न्याय मिले वो तो चाहते थे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप ना हो। वो चाहते थे कि हमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हम अपना विकास खुद कर लेंगे। इसीलिए माना जाता है कि जो राज्य या सरकार बनती थी वो गरीबों के कल्याण का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उसे वोट नहीं मिलता था। इसीलिए गरीब वर्ग में असंतोष था। चूँकि गरीब राज्याश्रित व्यवस्था चाहता है और गरीबों का असंतोष लगातार बढ़ रहा है, उसी समय मार्क्स आया, लोगों को बताया कि राज्य सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, यह गरीबों की भलाई नहीं कर सकता। मार्क्स ने यहाँ तक कह दिया यह पूंजीपतियों के वकील हैं। अमीर वर्ग के लोग स्कूल खोल रखा है, क्लब भी है, उन्हीं लोगों का था जहाँ उन्हीं लोगों के बारे में बातें होती थी। इसीलिए मार्क्स ने बताया जब से उत्पादन के साधन का उदय हुआ है, समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया है। उत्पादन के साधन से युक्त, उत्पादन के साधन से विहीन। उत्पादन के साधन से युक्त कौन है? अमीर है। और उत्पादन के साधन से विहीन कौन है? गरीब है। अमीर और गरीब के वर्ग संघर्ष से राज्य बना है। अमीरों यानी पूंजीपतियों ने राज्य को एक वैधानिक संस्था के रूप में बताया ताकि वह दूसरे वर्ग का शोषण कर सके। इसीलिए मार्क्स की मान्यता है कि हमें राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। मार्क्स ने कहा अंततः राज्य समाप्त हो जाएगा, उत्पादन के साधन पर सभी का अधिकार होगा, राज्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, आर्थिक समानता होगी, सभी लोग बराबर होंगे। इसीलिए माना जाता है मार्क्स एक राजनीति शास्त्री ही नहीं बल्कि समाजशास्त्री हैं। मार्क्स ने स्वयं लिखा है मार्क्सवाद नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। मार्क्स ने कहा जड़ वस्तुओं की पूजा के सिद्धांत में विश्वास। मार्क्स ने कहा धर्म एक अफीम की गोली है।
मार्क्स ने कहा, धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है जिसके नशे में अमीर गरीब का शोषण करता है। मार्क्सवाद एक प्रकृतिवादी दर्शन है। मार्क्सवाद श्रमिकों, गरीबों और सर्वहारा का दर्शन है। मार्क्सवाद उदारवाद का प्रतिवाद है। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद उत्पादन के साधन पर मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण के पक्षधर है। मार्क्सवाद आर्थिक समानता के पक्षधर है। मार्क्सवाद राज्य को पूंजीपतियों की संस्था मानता है। मार्क्सवाद राज्य को समाप्त कर एक समाज की स्थापना करना चाहता है। मार्क्स एक समाजशास्त्री है। इंग्लैंड बहुत पहले से काल्पनिक समाज का बोलबाला था। काल्पनिक समाज के जनक रॉबर्ट ओवन माने जाते हैं। काल्पनिक समाजवादियों ने बहुत पहले से कहा था कि इंग्लैंड में गरीबों की दुर्दशा का मूल कारण पूंजीवाद है। चार्ल्स फूरियम, सेंट साइमन, टॉमस नूर, जिसकी पुस्तक यूटोपिया है, इनके प्रमुख समर्थक हैं। इसीलिए पूंजीवाद को ठीक किए बिना गरीबों की दशा ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए हमें समाजवाद लाना होगा, लेकिन समाजवाद लाने का तरीका नहीं बताया। मार्क्स ने जिसे बताया, वेपर ने कहा, उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो किया, लेकिन वृक्षों के लिए कोई धरती नहीं तैयार की। मार्क्स ने पूंजीवाद से समाजवाद कैसे लाया जाए यह भी बताया। इसलिए माना जाता है काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाज रूप में किसने बदला? मार्क्स ने बदला। इस तरह से वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन हुए? कार्ल मार्क्स हुए। मार्क्स अपने सामाजिक समाजवाद को वैज्ञानिक क्यों कहता है? यही कारण है। क्योंकि यह इतिहास पर आधारित है। लास्वी ने बोला, मार्क्सवाद समाजवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया, उसे एक आंदोलन बना दिया जिसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। मार्क्स की पुस्तक द सिविल वार इन फ्रांस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में इसे समाजवादी पत्र के घोषणा के रूप में देखा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी मार्क्सवाद की लिखी हुई एक रचना है। क्रेडिट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द कैपिटल लिखा, इसे बाइबिल द कैपिटल 1868 में लिखा, जिसको कि बाइबिल के रूप में संज्ञा दी गई। वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस पे है? दार्शनिक सिद्धांत पे है। ऐतिहासिक भौतिकवाद या आर्थिक नियतिवाद या इतिहास आर्थिक या अनुभव मूलक सिद्धांत पे है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत व्यवहारिक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत शोषण का आधार है। तो वैज्ञानिक द्वंद्वात्मक भौतिकवादी हम मार्क्स से वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। ये ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वो आपको पता है अनुभव मूलक पे है। द्वंद्वात्मक शब्द मार्क्स ने हीगल से लिया। भौतिकवाद फ्योरबैक से लिया। फ्योरबैक एक भौतिकवादी विचारक हैं, ईश्वरवाद पे विश्वास करते हैं। फ्योरबैक ने बोला, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्यों ने ईश्वर को बनाया है। हीगल द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद में विश्वास करता है। द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद का सिद्धांत प्लेटो ने दिया। प्रत्यय का अर्थ विचार से है। हीगल ने विश्लेषण के आधार पर चेतना या विचार है, जबकि मार्क्स का विश्लेषण के आधार पर भौतिक पदार्थ है। हीगल का विश्लेषण का आधार क्या था? चेतना था,
और मार्क्स का विश्लेषण का आधार क्या है? भौतिक पदार्थ है। जैसे हीगल ने बोला, क्या बोला कि चेतना या भौतिक सामाजिक स्तर का निर्धारण करती है, चेतना या विचार सामाजिक स्तर का निर्धारण करती है। लेकिन मार्क्स ने कहा नहीं, भौतिक पदार्थ सामाजिक स्तर का निर्धारण करती है, बल्कि चेतना का भी निर्धारण करती है। मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक है। उसे आध्यात्म और ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं है। उसने धर्म को अफीम की गोली तक कह डाला है। जिसके नशे में अमीर और गरीब शोषण करते हैं, जिसके नशे में अमीर गरीब का शोषण करते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग पदार्थ के विश्लेषण में किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति वह होती है जिसके माध्यम से तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य का अनुसंधान किया जाता है। वैसे भी द्वंद्व का अर्थ कशमकश होता है। द्वंद्व का मतलब होता है दो परस्पर विचारों का मिश्रण। मार्क्स ने भौतिक पदार्थ को द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार बनाया। यहाँ हीगल चेतना या विचार का सामाजिक स्तर है। मार्क्स यह मानता है कि भौतिक पदार्थ ही समाज में सब कुछ तय करता है और उत्पादन का साधन वह साधन होता है जिसके माध्यम से उत्पादन किया जाता है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत 3 चीज़ों को रखा: वाद, प्रतिवाद, संवाद। वाद प्रारंभिक है, प्रतिवाद उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है, जो संवाद है वो दोनों के बाद सत्य तत्व है, वो संवाद के रूप में होता है। वाद पूंजीवाद, प्रतिवाद सर्वहारा, संवाद साम्यवाद। मार्क्स ने कहा, हीगल का द्वंद्वात्मक सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल उलटकर खड़ा कर दिया। अब तक के दार्शनिकों को केवल संसार की व्याख्या किया है, मैंने तो संसार को ही बदलने का प्रयास किया। चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि सामाजिक अस्तित्व ही चेतना का निर्धारण करती है। मार्क्स ने बोला, व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को आर्थिक नियतवाद या आर्थिक इतिहास का आर्थिक व्याख्या करते हैं। इन्होंने इसमें सुपर स्ट्रक्चर आधार और आधार के चारों ओर विकसित होती है अधिसंरचना, उसके बारे में परिकल्पना किया है। इन्होंने बोला, परिवार में माता पिता आधार हैं, बच्चे संरचना हैं। मार्क्स ने प्रत्येक विषय की स्थिति में आर्थिक स्थिति को सर्वोपरि बताया। आर्थिक परिस्थितियां सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। जब आर्थिक परिस्थितियां बदल जाती हैं तो सामाजिक परिस्थितियां में भी बदलाव होता है। मार्क्स ने 2 चीज़ों को आधार बनाया। ये 2 चीज़ें हैं, अगर समाज को उत्पादन का साधन मान लिया जाए तो अधिसंरचना में चर्च या स्कूल क्लब हैं। जैसे उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन का संबंध, उत्पादन की शक्तियाँ यंत्र उपकरण, मानवीय ज्ञान निपुणता, उत्पादन का संबंध सामाजिक विन्यास, दास सामंती पूंजीवादी, परस्पर विरोधी स्वामी दास जमींदार किसान, पूंजीवाद मजदूर। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हुए कहा है, उसने बोला कि उत्पादन के साधन के चारों ओर अधिसंरचना होती है। यदि उत्पादन का साधन मजबूत है तो अधिसंरचना मजबूत होगी।